लोग ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी और समाजोपयोगी कदम है, जो कि विद्यालयों की स्थिति न केवल बेहतर करेगा बल्कि विद्यालयों में कायाकल्प के द्वारा हुआ निर्माण और अनुरक्षण बच्चों को विद्यालयों की तरफ आकर्षित करने में सफल रहेगा। और इसका जो परिणाम होगा वह यह होगा कि बच्चे आकर्षित होकर के मन लगा करके विद्यालयों में पढ़ाई करेंगे। तो आइए जानते हैं कायाकल्प के बारे में। हम लोग विस्तार से जानते हैं। इसको जानने के लिए 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उद्देश्य, प्रक्रिया, निर्माण और रखरखाव। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त में इसकी भूमिका यह है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का कायाकल्प पोर्टल है, उसमें ये दिया गया हुआ है कि ग्राम स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े हुए विभागों के भवन, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, ANM सेंटर, ग्राम सचिवालय, ये 14वें वित्त आयोग व राज्य वित्त की संस्तुतियों से इसमें से 50% इनको अनुरक्षण और निर्माण पर खर्च किया जाएगा। ग्राम निधि में उपलब्ध इस मद की धनराशि से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सार्वजनिक भवनों का अनुरक्षण भी किया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि ऑपरेशन कायाकल्प से ग्रामवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने, साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, इसका संचालन, संरक्षण, अनुरक्षण इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे आएंगे उनका मन लगे पढ़ाई में, और जब पढ़ाई में मन लगेगा, रुचि लेकर के पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वह शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। अब बात ये आती है कि विद्यालय को अगर हम इसमें से लेते हैं कि ये जो ऑपरेशन कायाकल्प है, इसके अंतर्गत जो विद्यालय के लिए ही जो अवस्थापनाएं, सुविधाएं हैं, जिन्हें संतृप्त अगर किया जाए या जिन्हें अगर प्राप्त किया जाए तो उनसे वहाँ के माहौल में परिवर्तन आएगा और जो धनराशि है उसका बेहतर उपयोग समाज और देश के निर्माण के लिए किया जा सकेगा। आइए देखते हैं, इसमें लगभग 18 बिंदु दिए गए हुए हैं, पर इनमें से अगर हम मोटे मोटे तौर पे लेते हैं तो वो 14 बिंदु बनते हैं, जिन्हें हम ऑपरेशन कायाकल्प के 14 पैरामीटर्स भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया हुआ है, जैसे कि मूलभूत जल एवं स्वच्छता सुविधाएं तथा विद्यालय परिसर एवं कक्षा कक्ष में मूलभूत सुविधाएं। अब अगर इनको हम एक जगह पर इनको संग्रहित कर लें अलग अलग प्रकार की सुविधाओं में, तो ये कुल मिलाकर के 14 पैरामीटर्स बनते हैं जिनको विद्यालय में किया जाना है। पहला है शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल। निश्चित रूप से ये बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए जो बहुत जरूरी उपाय हैं वो ये हो सकते हैं कि हमें हर स्तर पर इसको
सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जल पीने लायक, शुद्ध और सुरक्षित हो। तो इस विषय में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रामीण विद्यालय जो हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं यूपी में, वहाँ ग्रामीण विद्यालयों के आसपास हो सकता है कभी हैवी मेटल डंप हुआ हो। तो ऐसी जगहों पर पहले जल का जांच करा लेना उचित होगी कि यह जल पीने योग्य है अथवा नहीं, इसमें कोई हैवी मेटल तो नहीं है। अगला है बालक एवं बालिका अलग अलग शौचालय मूत्रालय। इसके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि बालक और बालिका का अलग अलग स्तर पर ही शौचालय और मूत्रालय होना चाहिए, तथा यदि वह अलग अलग है, देखा ये गया है कि एक ही में पार्टीशन करके एक ही जगह पे दोनों बना दिए जाते हैं। पर मेरा ये कहना है कि बालक और बालिका का अगर थोड़ा अलग अलग दूरी पे बना होगा तो ज़्यादा उचित होगा। विद्यालय परिसर में फोर्स लिफ्ट अथवा सबमर्सिबल से जल नल आपूर्ति। देखिए, फोर्स लिफ्ट वहाँ पे उपयोगी होगा जहाँ पे बिजली नहीं है, पर जहाँ बिजली आ रही है वहाँ सबमर्सिबल से जल नल आपूर्ति जो है वो की जानी चाहिए। और इस बारे में मेरा ये कहना है कि अगर इसका स्थानीय स्तर पर बिजली का कनेक्शन लेकर के ये सारी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, बल्कि इसको पूरी तरीके से विद्यालय में ही एक सोलर प्लांट लगा करके, और अगर उसकी ऊर्जा से, सोलर ऊर्जा से अगर हम ये सब कर पाते हैं, भूमि से जल निकाल करके और पाइप के द्वारा टंकी में और टंकी से पूरे विद्यालय में वितरण कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। शौचालय मूत्रालय में नल जल आपूर्ति आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उचित मात्रा में जल नहीं जाएगा शौचालय मूत्रालय में तो उसकी सफाई या स्वच्छता का मानक पूर्ण नहीं हो पाएगा। मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट, निश्चित रूप से मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट है और ये होनी भी चाहिए। इसमें एक बात ये कहूँगा कि विद्यालय स्तर पर ही जो क्रियाकलाप हैं उसके द्वारा ही वहाँ पर ऐसी चीज़ें करके हमें बच्चों से ही खुद का हैंड वॉश निर्माण कराना चाहिए, और वह प्राकृतिक तरीके से संभव भी है। आप देखें, आपको पता चलेगा कि निश्चित रूप से ऐसा तरीका है जिसकी वजह से यह संभव है, हो पाता है। शौचालय मूत्रालय का टाइलीकरण, आप जानते हैं कि अगर टाइलीकरण हो जाएगा तो टाइल के ऊपर एक ऐसी परत होती है जिससे एक तो दिखने में सुंदर लगते हैं, दूसरी बात ये न तो उस परत का क्षरण नहीं हो पाता है। तो ऐसे में टाइल का उपयोग करना एक बहुत ही सही चुनाव है। रसोई घर में जहाँ तक है एक पूरा का पूरा एक व्यवस्था है। उस रसोई घर में प्रत्येक जो उपयोगी चीज़ है या जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उनकी सूची बना करके उन्हें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, इस संबंध में ये कहना है कि रसोई घर को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है, और उसके साथ में वहाँ पर पूरी तरीके से जो हाइजीन होती है, जो वहाँ की जो साफ़ सफाई होती है, वहाँ अगर बनी रहती है तो बीमारियाँ कम होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ऐसी जगहों पर जो हमारे रसोइये हैं वो अगर एप्रन पहन करके और जो हाथों को सीधे बर्तन न छुएं, अगर हाथों में कोई ऐसी दस्ताने टाइप के जो आते हैं
डिस्पोजेबल, उनको पहन करके अगर उसमें चीज़ों को बनाते हैं तो निश्चित रूप से इस पर कहीं ना कहीं से इसका प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा। दिव्यांग सुलभ शौचालय, दिव्यांग सुलभ शौचालय रैंप वगैरह होनी चाहिए कि जो लोग जो हाथों से या पैरों से जो हैंडीकैप्ड हैं वो वहाँ तक पहुँच सके। परंतु यदि उस दौरान ही ऐसे बच्चे हैं जो कि डीफ या डम्ब हैं, तो अगर उनको अंदर से कोई दिक्कत होती है तो ऐसे में एक धागे या मजबूत जो डोरी होती है उससे एक घंटी लगाई जा सकती है बाहर, जिसको बांधा जा सकता है कि यदि अगर उन्हें कोई दिक्कत हो अंदर तो उसको वो खींच करके और बजा दें। फर्नीचर एवं डेस्क बेंच, हाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर इनका किस तरीके से निर्माण होना चाहिए, हमें इस बारे में जो जिन लोगों ने बहुत अच्छा रिसर्च करके रखी हुई है कि बच्चे किस प्रकार की डेस्क और बेंच पे काफ़ी लंबे समय तक बैठ करके ऊबते नहीं हैं या उनको अच्छा महसूस होता है या उनके शरीर के लिए अच्छा होता है, उस डिज़ाइन का और वो व्यवस्थाओं के साथ में डेस्क बेंच होना चाहिए। विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई, विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई की क्यों आवश्यकता है? पहली बात तो ये है कि विद्यालय की अगर रंगाई पुताई अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है दीवार के अंदर पानी नहीं जाएगा और वो बिल्डिंग ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगी। दूसरी बात ये है कि रंगाई पुताई वो बच्चों की जो उनका अपना आदर्श चीज़ें हैं, जो उनकी अपनी जो वो देखना चाहते हैं, अगर उससे संबंधित चीज़ों की अगर रंगाई पुताई होगी, वो अगर इंक्लूड की जाएंगी रंगाई पुताई में, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे को आकर्षित करेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि बच्चा उन चीज़ों से जुड़ाव महसूस करेगा और ऐसी स्थिति में बच्चे को विद्यालय जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि विद्यालय उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके और वो स्वयं पहुंच जाएंगे। अब दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग, इसमें भी हमें जिन लोगों ने इस संबंध में रिसर्च करके रखी हुई है उनकी जो तरीके हैं या उनके जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना चाहिए और उसी तरीके से मानकों के अनुरूप ही बनवाना चाहिए। इसको बनवाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्यामपट्ट, जैसा कि मानकों में है ही है, श्यामपट्ट वाइट बोर्ड होगा, मार्कर से लिखा जाएगा। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है और इसमें ध्यान ये रखना होगा कि जो श्यामपट्ट है उस पर जिन रंगों से लिखा जाता है उसमें से कुछ रंग जो हैं बच्चे स्वयं बना सकते हैं। आसपास पाए जाने वाले कुछ ऐसे पौधों हैं उनसे रंग मिल सकता है और उससे अगर वो स्वयं बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कक्षा कक्ष की उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युतीकरण, यह एक महत्वपूर्ण विषय भी है। इसमें अंडरवॉल वायरिंग होनी चाहिए और जो विद्युतीकरण हो वह सेफ्टी एवं सिक्योरिटी के मानकों पे पूर्ण रूप से खरा होना चाहिए। विद्युत संयोजन, जो भी विद्यालय में इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है तो ऐसी ये संवेदनशील जगह है, इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ इसको कि यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। सेफ्टी सिक्योरिटी के पूरे मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। धन्यवाद।